किस्मत से मिल हम तुम चैप्टर 16 शादी। राहुल 4 दिन से छुट्टी पर था। विवेक की शादी के लिए उसने छुट्टी ली थी। भाग्य को पूरा ऑफिस अकेले ही मैनेज करना था। इस वक्त भाग्य अपने केबिन में बैठा कुछ जरूरी काम कर रहा था। तभी उसकी सेक्रेटरी पूजा आती है और भाग्य से कहती है, पूजा सर आपने जो गिफ्ट मंगवाया था वह आ गया है। भाग्य ओके बोलता है। पूजा वहां से चली जाती है। भाग्य आज शाम विवेक की शादी में जाने वाला था। वैसे तो उसने नहीं जाने का डिसीजन लिया था, लेकिन विवेक के पिता और उसे पर्सनली फोन पर कहा था कि भाग्य का आना जरूरी है। एक तो वह राहुल के ससुर जी और दूसरा उन्होंने इतने प्यार से बुलाया था कि भाग्य मना ही नहीं कर सकता। शाम के फंक्शन के लिए तैयार होता है और गाड़ी में बैठकर वैल्यू की तरफ चल देता है। और स्टाफ। उधर प्रिया श्री को तैयार कर रही थी। हल्के गुलाबी रंग की शादी के जोड़े में श्री सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। प्रिया भी आज कुछ कम सुंदर नहीं लग रही थी। जाहिर सी बात है, दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड है, खूबसूरती में कोई कमी न रह जाए। विवेक और श्री की फैमिली ने शादी के लिए होटल बुक किया था। होटल के गार्डन में बहुत ही खूबसूरत तरीके से मंडप सजाया गया था। जाहिर सी बात है, श्री अपनी मामा की लाडली थी। उन्होंने श्री की शादी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी हैसियत से बढ़कर श्री की शादी में खर्चा किया था और यह सब देखकर मामी के तो जैसे जान ही सूख रही थी। पर फिलहाल जो हो रहा था उसे होने दे रही थी, क्योंकि जूही ने उसे अपने और विवेक के प्लान के बारे में बता दिया था और वह बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। मंडप पे शादी की तैयारियां हो रही थी और विवेक की फैमिली तो कुछ अलग ही टेंशन में घूम रही थी। बड़े पापा अरविंद कहाँ है? विवेक कब से ढूंढ रहे हैं उसे। अरविंद विवेक की माँ से, फोन करो उससे, यहाँ शादी मुहूर्त जा रहा है और ये लड़का गायब है। एंग्री विवेक की माँ, मैंने कितना फ़ोन किया उसका फ़ोन बंद आ रहा है और विनी भी पता नहीं कहाँ गायब है। दामाद जी गए हैं दोनों को होटल में ढूंढने के लिए। राहुल उनके पास आता है और कैसा है? चाचा जी पूरा होटल ढूंढ दिया पर विनीता और विवेक का कहीं पता नहीं चला। अब सब लोगों को बहुत टेंशन हो रही थी। थोड़ी देर में शादी थी पर विवेक गायब था। पंडित जी श्री के मामा से कहते हैं, जजमान विवाह से पहले कन्या का शिव पार्वती की पूजा करना जरूरी है। आने वाला जीवन सुखमय होगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा पूजा करने में। मामा जी, तो पंडित जी सोच क्या रहे हैं? पूजा की तैयारी कीजिए, मैं श्री को बुलाता हूँ। थोड़ी देर बाद प्रिया श्री को लेकर पूजा स्थान पर आती है, पर विवेक की पूरी फैमिली इस समय विवेक को ढूंढने में बिजी थी। श्री इस समय शिव पार्वती की पूजा कर रही थी। मामा जी ने मामी से पूछा, जूही कहाँ है? बहुत देर से नजर नहीं आ रही। मामी, अरे शादी वाला घर ही होगी कहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में। स्मर्क अपने मन में, बस थोड़ी देर और उसके बाद तेरी जिंदगी में भूचाल आएगा। तभी मामी के फ़ोन पर कुछ नोटिफिकेशन आया। मामी ने अपना फ़ोन चेक किया और उस नोटिफिकेशन को देखकर मुस्कुराने लगती। पंडित जी ने कहा कि पूजा में फूल नहीं है। प्रिया कहती है, मैं लेकर आती हूँ। प्रिया फूल लेने के लिए जा रही होती है कि वह अचानक से राहुल से टकरा जाती है। फ्लश्ड प्रिया, अरे आप यहाँ? राहुल, हाँ वह मेरे घर का फंक्शन है, पर आप यहाँ कैसे हैं? प्रिया, श्री मेरी फ्रेंड है। पर आप कौन? राहुल, श्री की जिनसे शादी हो रही है वह मेरा साला है। प्रिया, वरीड आप मैरिड है? राहुल, जी बिल्कुल, कोई शक? प्रिया, नहीं बस आपको देखकर लगा नहीं था कि आप शादीशुदा होंगे। खैर छोड़िए और ये बताइए विवेक जीजू कहाँ है? मैंने उन्हें देखा तक नहीं। राहुल अपने मन में, फिलहाल तो उसे कोई नहीं देख पा रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। प्रिया, जी कुछ कहा आपने? राहुल, नहीं बस ऐसे ही। प्रिया राहुल के पीछे देखती है और राहुल से, ये तो वही मिस्टर है ना जो उस दिन आपके साथ क्लब में थे। राहुल पीछे देखता है तो सामने से भाग्य अपने हाथों में गिफ्ट बॉक्स लिए आता उसे नजर आता है। राहुल प्रिया सेक्सक्यूज कह के भाग्य के पास जाता है। प्रिया भी फूल लेने के लिए रूम की तरफ चली जाती है। भाग्य,
क्या बात है, इतना परेशान क्यों है? राहुल, विवेक का कहीं पता नहीं चल रहा है। भाग्य, पर आज तो शादी है ना उसकी। राहुल, वही तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया कि शादी वाले दिन। राहुल भाग्य को वेन्यू पर लेकर आता है। उसे एक कुर्सी पर बैठता है और विवेक को ढूंढने चला जाता। भाग्य सामने देखता है जहां पर श्री पूजा कर रही थी। कुछ तो था जो उसे श्री की तरफ खींच रहा था, पर क्या ये वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। पेंसिव फेस। थोड़ी देर में पूजा खत्म होती है। पंडित जी पूजा का सामान हटाकर वहां पर शादी की व्यवस्था करते हैं। पंडित जी ने विवेक के पापा से कहा, जजमान लड़के को बुलाएं, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। विवेक पूरी फैमिली एक दूसरे की शक्ल देख रही थी। मामा जी, भाई साहब, विवेक बेटा को बोलो कि जल्दी आने के लिए। पंडित जी बुला रहे हैं, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। कोई शादी नहीं होगी यहाँ पर। इस आवाज पर सबकी नज़र एक साथ दरवाजे पर जाती है। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। फ्लश्ड। दरवाजे पर विवेक और जूही खड़े होते हैं। 17 श्री में भाग्य की छवि देखी। विवेक दरवाजे पर खड़ा था। उसने जूही का हाथ पकड़ रखा था और जूही की मांग में सिंदूर था। वो खड़ा हर शख्स हैरानी के साथ उन दोनों को देख रहा था। श्री की तो जैसे सांस ही रुक गई थी। वो अपने सामने का दृश्य देखकर गहरे सदमे में चली गई थी। हालांकि उसने कभी विवेक के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं किया, पर वह अपने मामा जी की खुशी के लिए यह शादी कर रही थी। उसे लगा अरेंज मैरिज है, देर सवेर प्यार हो ही जाएगा। विवेक के परिवार वाले विवेक को जूही के साथ देखकर अचंभे में खड़े थे, और श्री के मामा जी तो जैसे धरती फट गई है और वो उसी में समा जाएं। उनकी जान से प्यारी भांजी आज मंडप पर दुल्हन बड़ी खड़ी थी, और जिस इंसान के साथ उसकी शादी होने वाली थी, वो उनकी बेटी के साथ शादी करके आया है। कन्यादान का सुख ही नसीब नहीं हुआ ही नहीं। राहुल और भाग्य भी एक तरफ खड़े होकर सारा तमाशा देख रहे थे। भाग्य की नज़र कभी विवेक और जूही पर जाती तो कभी मंडप पर खड़े होकर बेसुध से खड़ी श्री पर। श्री के मामी के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी, और इधर जूही ने चेहरा तो इतना मासूम बना रखा था जैसे दुनिया भर की इल्जाम इन पर लगने वाला है, पर अंदर ही अंदर वह अपनी जीत पर और श्री की हार पर खुश हो रही थी। विवेक के पापा पाउटिंग, ये सब क्या है विवेक? जूही तुम्हारे साथ क्या कर रही है? विवेक, पापा मैंने जूही के साथ शादी की है, और अब वो मेरी पत्नी है। विवेक के पापा पाउटिंग, पागल हो गए हो क्या? होश में तो हो। आज शादी है तुम्हारी, श्री मंडप पर खड़ी है। नाटक बंद करो और चुपचाप चलो। विवेक, पापा मैं कोई नाटक नहीं कर रहा, मैंने और जूही ने सच में शादी की है। बस विवेक का ये कहना ही बाकी था कि पूरे मंडप पर एक तमाचे की गूंज आती है। ये तमाचा विवेक के पापा ने विवेक को मारा था। विवेक के पापा पाउटिंग, आज शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। हमारी दी हुई परवरिश का, हमारे संस्कारों का तुमने ये सिला दिया हमें। पूरी दुनिया के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया। कैसे नज़र मिलाऊंगा मैं श्री के परिवार वालों से? एक लड़की तुम्हारे लिए मंडप में अकेली खड़ी है, तुम उसे इस तरीके से छोड़ रहे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तभी विनीता उन सबके सामने आती है और विवेक के पापा से कहती है, विनीता चाचू, सारी जिंदगी पछताने से अच्छा है कि यह लोग अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिया। विनीता के पापा, और तुम बच्चों को लगता है कि यह करके तुम अपनी जिंदगी सही कर रहे हो? विनीता, हाँ पापा, विवेक और जूही एक दूसरे से प्यार करते हैं। विनीता के पापा, बेटा जिसे तुम आज प्यार कह रही हो ना, वह सिर्फ एक अट्रैक्शन है जो इस उम्र में किसी को भी हो सकता है, और कुछ समय बाद जब यह अट्रैक्शन खत्म होगा तो इन दोनों को यही रिश्ता बोझ लगने लगेगा। विवेक, बड़े पापा मुझे यकीन है जूही के साथ अपने रिश्ते को लेकर मैं कभी नहीं पछताऊंगा। प्लीज आप लोग जूही को एक्सेप्ट कर लीजिए। जूही की मां कुमुद, अरे अब इसमें पूछने वाली क्या बात है? जब विवेक बेटा ने जूही से शादी कर ली है तो अब क्या ही हो सकता है? श्री के मामा, एक बेटी का घर बसने पर तुम ऐसा कह रही हो कुमुद?
जरा सोचो दूसरी बेटी के बारे में जो मंडप पर अभी भी दुल्हन बनी बैठी है। कुमुद, अब इसमें हम क्या सोचे। विवेक और जूही एक दूसरे से प्यार करते थे और किस्मत ने इन्हें एक कर दिया। और जहाँ तक बात रही श्री के किस्मत की, तो वह तो है ही पैदाइशी अपसगुनी मनहूस। जूही के मामा जी, जबान संभाल के कुमुद पाउटिंग पाउटिंग। कुमुद, अरे मैंने गलत ही क्या कहा। फिर बारातियों की तरफ देखकर, जरा आप लोग ही सोचिए, जो लड़की पैदा होते ही अपनी मां को खा गई, कुछ सालों बाद इसके पिता भी बीमारी से चल बसे। अनाथ है, बेसहारा है, ये सोचकर हम लोग इसकी परवरिश कर रहे थे। तो इसके मामा जी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि इनके पैर खराब हो गए। अब ऐसी लड़की को मनहूस ना कहें तो क्या कहें। मामी की बात सुनकर बारातियों में खुसर पुसर होने लगी। अरे हाँ, सही तो कह रही है, ऐसी लड़कियां मनहूस ही होती है। और नहीं तो क्या, जब से आई है कितने सारे अपशकुन हो गई है। अच्छा हुआ लड़के ने कहीं और शादी कर ली, ऐसी लड़की की साथ शादी होती तो इस बेचारे की जिंदगी भी खराब हो जाती। अरे भाई, लड़के का क्या है, उसकी यहाँ नहीं तो कहीं और शादी हो ही जाती। सोच उस लड़की के बारे में, अब कौन करेगा इससे शादी। एक तो पहले ही कोई बिना दहेज का शादी नहीं करना चाह रहा था, अब ये सब कोई सुनेगा तो और इसे शादी नहीं करेगा। अरे मंडप पर छोड़ी हुई लड़की से कौन शादी करेगा। बचपन से श्री ने क्या कम तने सुने थे, जो उसे आज भी इतना सुनाया जा रहा है। दुनिया उसे विक्टिम की नज़रों से नहीं बल्कि कल्पेट की नज़रों से देख रही थी। श्री इतना सब कुछ सुन के और अपने मामा जी को इस तरीके से हताश देखकर सदमे में चली गई थी। प्रिया ने उसे थमा हुआ था। प्रिया अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी कि श्री की शरीर में हरकत नहीं हो रही है। इतने गहरे सदमे में जा चुकी थी कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस वक्त हो क्या रहा है। श्री के लिए इस समय पूरी दुनिया शून्य हो गई थी, तो वही कोई और भी था जिसको ये ताने तीर की तरह चुभ रहे थे, और वह थे हमारा भाग्य। आज लोगों की इतनी सारी बातें श्री के लिए सुनना भाग्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लगता भी कैसे उसने खुद ने ये सब कई बार झेला हुआ है। अनाथ, बेसहारा, मनहूस, गरीब, धरती पर बोझ, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला, ये सारे शब्द भाग्य की जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। आज उसे श्री में अपनी छवि नजर आ रही थी, और इसी के साथ भाग्य ने तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। उसने अपने पास खड़े बेटे से कहा, भाग्य, एक कोल्ड ड्रिंक देना। राहुल एंग्री, साले यहाँ पर इतना बड़ा कांड चल रहा है और तुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है। भाग्य कोल्ड ड्रिंक पीते हुए राहुल से कहता है, तेरे हाथ में क्या है। राहुल, दूल्हे का कपड़ा है। जब फेरे होते हैं तब दुल्हन की चुन्नी इसी कपड़े से बांधी जाती है, सापा कहते हैं इसे। भाग्य राहुल के हाथों से वो कपड़ा लेते हुए कहता है, मुझे कांग्रेचुलेशन बोल। राहुल, एंग्री, क्यों शादी करने जा रहा है किया। भाग्य, हाँ। और इसी के साथ भाग्य अपने कदम श्री की तरफ बढ़ाने लगता है। 18 भाग्य श्री की शादी। भाग्य राहुल के हाथ से साफा लेता है और राहुल के हाथ में खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ा देता है। राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती है ये देखकर कि भाग्य मंडप की तरफ बढ़ रहा था। भाग्य श्री के मामा जी के पास जाता है और उनके व्हीलचेयर के पास बैठकर कहता है, भाग्य, जितने लोग उतनी बातें होती है अंकल जी, अब किस किस का मुंह बंद कराते रहेंगे। मामा जी, तो और मैं क्या करूं बेटा, मेरी श्री ऐसी नहीं है जैसे ये लोग कह रहे हैं। अरे मेरी बच्ची ने तो आज तक अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं मांगा। यह शादी भी वह मेरी खुशी के लिए कर रही थी। काश मैं इतना मजबूर ना होता तो अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी ला कर देता, उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देता। पर मेरी इस मजबूरी ने मेरी श्री की जिंदगी बर्बाद करती। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपनी मरी बहन को। पहले तो मेरी बीवी और बेटी है श्री के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते थे, पर अब ये दुनिया वाले भी उसे जीने नहीं देंगे। भाग्य मामा जी के हाथों पर अपना हाथ रखता है और कहता है, कोई कुछ नहीं कहेगा अगर आप चाहेंगे तो। मामा जी प्रश्न चिन्ह के साथ भाग्य को देखते हैं।
भाग्य, मेरा कोई नहीं है जो मेरी तरफ से आकर आपसे यह बात कहेगा, इसलिए मैं खुद ही कह रहा हूँ। आपकी इजाज़त चाहता हूँ आपकी बेटी श्री से शादी करने के लिए। मामा जी फ्लश्ड। राहुल फ्लश्ड। मामा जी, ये क्या कह रहे हो बेटा, हम तो आपको जानते। भाग्य, जिनको जानते थे उनसे बेहतर ही हूँ। और जहाँ तक बात है आपके बेटी के भविष्य की, तो एक बात का मैं आश्वासन आपको देना चाहता हूँ अंकल जी। जिंदगी में आप अपने इस फैसले पर कभी पछताएंगे नहीं। भाग्य की आंखों में मामा जी को एक दृढ़ निश्चय नजर आ रहा था। न जाने क्यों मामा जी को ऐसा लग रहा था कि भाग्य श्री के लिए सही इंसान है। और इस बार अपने मन की सुनकी मामा जी ने भाग्य के हाथ के ऊपर अपना हाथ। मामा जी, मुझे सिर्फ मेरी बेटी की खुशियाँ चाहिए। भाग्य, तो यह मेरा आपसे वादा है। आज के बाद आपकी बेटी जब भी आपसे मिलेगी मुस्कुराते हुए मिलेगी। मामा जी के यहाँ मिलने के बाद भाग्य साफा पहनता है और मंडप की तरफ जाने लगता है, तो इतने में राहुल उसका हाथ पकड़कर उससे थोड़े रूट आवाज में कहता है, राहुल, भाग्य क्या करने जा रहा है, तू पागल हो गया क्या? भाग्य, अरे यार तू ही तो पीछे पड़ा रहता है, शादी कर ले, घर बसा ले, ठहर जा, क्यों भटक रहा है? और अब जब तेरी बात मान रहा हूँ तो तू ऐसा बोल रहा है। राहुल, भाग्य बात मत बदल, जानता क्या तू श्री के बारे में? भाग्य, जितना जानता हूँ उतना काफी है। और मेरी तरफ से कहने वाला तू ही अपना है। तो मेरी खुशी में खुश हो और चेहरे पर स्माइल ला, शादी है मेरी। ये बोलकर भाग्य मंडप की तरफ बढ़ जाता है। श्री के मामा जी राहुल के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, मामा जी, पहली बार किसी अनजान पर भरोसा करने का मन कर रहा है। राहुल ने पहली बार भाग्य के चेहरे पर खुशी देखी थी। वह मामा जी की तरफ से मुड़ता है और उनसे कहता है, राहुल अंकल जी, मुझे नहीं पता जो हो रहा है वह सही है या गलत, पर इतना कह सकता हूँ कि भाग्य गलत इंसान नहीं है। राहुल अपना फ़ोन निकालता है और उसमें कार्बन वॉच की विकिपीडिया निकालकर मामा जी के हाथ में रख देता है। मामा जी भाग्य की डिटेल पढ़कर हैरान हो जाते हैं। जो इंसान उनकी बेटी से शादी करने के लिए जा रहा था वह इंडिया की सबसे महंगी वॉच कंपनी का मालिक था। फ्लश्ड। भाग्य मंडप में पहुंचकर श्री से कहता है, ना कोई झूठे वादे और ना ही कोई दिखावा, सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देने का वादा करते हुए तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। तुम्हारे मामा जी की इजाज़त लेकर आया हूँ, पर तुम्हारी मर्जी भी उतनी ही मायने रखती है। शादी करोगी मुझसे? श्री इस समय शून्य हो रखी थी। उसे कुछ भी होश नहीं था कि वह कहाँ है और क्या कर रही है। लोगों के तानों ने उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी। श्री को ना भाग्य की बात ना सुनाई दे रही थी ना समझ में आ रही थी। वो किसी कठपुतली की तरह चुपचाप जाकर मंडप में बैठ जाती है। भाग्य श्री की हाँ समझ के मंडप पर बैठ जाता है। जूही, विवेक और विवेक का पूरा परिवार हैरानी के साथ उस तरफ देखता है जहां भाग्य और श्री की शादी हो रही थी। भाग्य के चेहरे पर अलग ही चमक थी, तो वहीं श्री किसी पपेट की तरह लग रही थी। जूही की तो आंख बाहर आ गई थी ये देखकर कि जिस इंसान को उसने सगाई पर देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी वह श्री से शादी कर रहा है। विनीता, ये श्री से शादी कर रहा है। खैर छोड़ो, हमें क्या, एक अनाथ और एक मनहूस, खूब रहेगी दोनों की जोड़ी। भाग्य श्री की मांग में सिंदूर साजता है और उसके गले में मंगलसूत्र पहना जाता है। पंडित जी कहते हैं विवाह संपन्न हुआ, अब आप लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद दीजिए। प्रिया श्री को लेकर मामा जी के पास आती है। भाग्य मामा जी के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकता है मामा जी उसे रोकते हुए उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं। भाग्य, यह क्या कर रहे हैं आप बड़े हैं, इस तरह से हाथ में जोड़िए। मामा जी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। अब मुझे यकीन हो गया है मेरी श्री एक सुरक्षित हाथों में है। भगवान आप दोनों की जोड़ी बनाए रखें। मामी की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या कहें। कहाँ वह श्री के लिए अपशकुनी और मनहूस जैसे शब्द निकाल रही थी, पर भाग्य ने उससे शादी करके उनकी बोलती बंद कर दी। विनीता के पापा जानते थे कि उन्होंने क्या खोया है, पर फिर भी वह भाग्य के लिए खुश थे।
उन्होंने विवेक की मां की तरफ देखते हुए कहा, पार्वती चलो घर चलते हैं। घर चलकर तुम्हें जूही की स्वागत की तैयारी भी तो करनी होगी। विवेक, बड़े पापा आप मुझसे नाराज हैं। बड़े पापा, नाराज किस चीज के लिए बच्चे? तुम्हें जूही चाहिए थी, तुम्हें वह मिल गई। जिसमें तुम खुश उसमें हम खुश। पर आज इस जगह तुम्हें अपना एक तजुर्बा बताता हूँ विवेक, तुमने सोने की चाह में कोहिनूर को ठुकराया है। ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। विवेक की माँ विवेक से, चलो घर चलते हैं। श्री और जूही की विदाई हो जाती है। प्रिया जैसे ही श्री को भाग्य की गाड़ी में बिठा आती है, श्री बेसुध होके भाग्य के कंधे पर गिर जाती है। भाग्य श्री को देखकर घबरा जाता है और ड्राइवर से कहता है, भाग्य, डॉक्टर को फोन करो, उन्हीं कहो जल्दी से घर पहुँचे। 19 श्री भाग गई। मेंशन, भाग्य परेशान सा कमरे के बाहर खड़ा था। अंदर डॉक्टर श्री को चेक कर रहे थे। डॉक्टर बाहर आती है और भाग्य से कहती है, डोंट वरी मिस्टर जयदेव, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस की वजह से उन्हें चक्कर आ गया था। हमने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। भाग्य, डॉक्टर अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम हॉस्पिटल भी चल सकते हैं। डॉक्टर, मैंने कहा ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा ड्रेस हो गया जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आ गया है। उनको देखकर लगता है कि आपकी अभी अभी शादी हुई है। भाग्य, जी आज ही हमारी शादी हुई है। डॉक्टर, कांग्रेचुलेशन। भाग्य, थैंक यू। डॉक्टर, वैसे जब तक आपकी वाइफ को होश नहीं आता तब तक नज़ है उनके साथ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे फिर से कॉल कर दीजिएगा। भाग्य डॉक्टर को छोड़ने बाहर जाता है। रूम में नज़ श्री के साथ बैठी थी। श्री को धीरे धीरे होश आ रहा था। वो एकदम से उठकर बैठ जाती है। श्री खुद को अनजान जगह बाकी बहुत घबरा जाती है। वह हैरानी से इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाने लगती है। तभी नज़ उसे कहती है, मैम आपको होश आ गया है, मैं आपके हस्बैंड को बुला कर लाती हूँ। श्री, मेरे हस्बैंड कौन? नज़, क्या मैडम आप अच्छा मजाक कर लेती है। ये बोलकर नज़ बाहर चली जाती है। श्री को याद आता है कि आज उसकी शादी थी, पर शादी के मंडप पर विवेक जूही के साथ शादी कर आया था। अगर विवेक ने जूही से शादी की थी तो उसकी शादी किससे हुई थी? फ्लश्ड। उसके बाद क्या हुआ था श्री को कुछ याद ही नहीं था। अचानक से पैनिक करने लगी। श्री खुद को अनजान कमरे में पाकर बहुत ज्यादा डर गई थी। जल्दी से बेड से उतरती है और दरवाजा खोलकर बाहर आती है। तभी भाग्य उसके सामने आ जाता है। श्री हैरानी से भाग्य को देख रही होती है। भाग्य, अब कैसी तबीयत है? अगर ठीक नहीं लग रहा तो बता दो, हम हॉस्पिटल चलेंगे। श्री, मैं कहाँ हूँ? भाग्य, आप मेरे घर पर है। श्री, मैं आपके घर पर क्या कर रही हूँ? भाग्य, ये कैसा बच्चों जैसा सवाल है? शादी हुई है हमारी, पत्नी हो आप मेरी। श्री, नहीं, मेरी शादी आपसे नहीं हुई है। मेरी शादी तो विवेक जी से होने वाली थी। आप झूठ बोल रहे हैं। भाग्य, श्री सबसे पहले आप परेशान मत होइए। डॉक्टर ने आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने से मना किया है। और दूसरी बात में झूठ नहीं बोल रहा। ये सच है कि आपकी शादी विवेक से होने वाली थी, पर विवेक ने आपकी बहन जूही से शादी कर ली और उस समय हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे आपसे शादी करनी पड़ी। श्री, मैं नहीं मानती इस शादी को। मुझे तो पता भी नहीं मेरी शादी आपसे कब हुई। भाग्य, श्री अब आप मुझे गुस्सा दिला रही है। मैंने पहले आपसे पूछा था कि क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं। आप अपनी मर्जी से मंडप पर जाकर बैठी थी। श्री, मैं होश में नहीं थी। वह इतना सब कुछ हो रहा था कि मुझे कुछ होश ही नहीं था। भाग्य, वह सब मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि आज हमारी शादी हुई है और आप मेरी पत्नी है। श्री एंग्री, मैं नहीं मानती इस शादी को। भाग्य, आपके माने या ना माने से सच नहीं बदल जाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके आप इस रिश्ते को अपना ले। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कमरे में जाए आराम करिए। श्री एंग्री, मुझे घर जाना है।
भाग्य, ये आपको कहाँ से होटल नजर आ रहा है? आप घर में ही है। श्री, मुझे आपने घर जाना है। एंग्री, भाग्य, ये घर भी आप ही का है। श्री, अब बिना किसी बहस के चुपचाप अंदर जाए और आराम करिए। भाग्य श्री का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है और जबरदस्ती कमरे में छोड़कर बाहर से दरवाजा लगा देता है। श्री हैरान परेशान सी कमरे में ही बैठी रहती है। भाग्य स्टडी रूम में होता है। वह श्री के इस रवैया से थोड़ा सा हॉट जरूर हुआ था, पर उसे खुशी थी कि वह अब उसकी है, और उसे यकीन था कि देर सवेर श्री भी उसे अपना लेगी। भाग्य अगले दिन सुबह तक भी अपने स्टडी रूम में ही था। वो जैसे ही स्टडी रूम से निकलकर बाहर आता है, एक सर्वेंट उसके पास आता है और उससे कहता, सर, हम मैडम के पास रात का खाना लेकर गए थे पर उन्होंने खाने से मना कर दिया। भाग्य, श्री ने रात में खाना नहीं खाया। फ्लश्ड सर्वेंट ना में अपना सर हिलाता है। भाग्य, ठीक है, तुम ब्रेकफास्ट लेके कमरे में आओ। भाग्य कमरे में जाता है तो उसे श्री कहीं नजर नहीं आती। वह बाथरूम में भी चेक करता है, वह भी श्री नहीं होती। भाग्य बालकनी में जाता है तो उसकी आंखें हैं रानी से बड़ी हो जाती है। श्री बेडशीट को बालकनी की रेलिंग से बांधकर भाग गई। भाग्य की तो जैसे सांस ही अटक गई। जल्दी से नीचे गया और उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे श्री कहीं नजर नहीं आई। उसने वॉचमैन से पूछा तो उनसे बताया कि उसने श्री को बाहर जाते नहीं देखा। भाग्य, घर में नहीं है, घर से बाहर नहीं गई। पाउटिंग, फिर गई कहाँ? तुम्हें यकीन है कि तुम पूरी रात ड्यूटी पर थी? वॉचमैन, साहब मैं पूरी रात ड्यूटी पर ही था, पर साहब आधी रात की बात झाड़ियों से कुछ आवाज आ रही थी। हमें लगा कोई बाहर का कुत्ता आ गया होगा, वो पौधों को खराब ना कर दे, यही मारी हम उसे देखने गए थे। जब वहां पहुंचे तो दिखा वहां कोई नहीं है। जब हम वापस गेट पर आए, हमें अच्छे से याद था कि हमने गेट पर कुंडी लगाई थी, पर जब वापस आए तो कुंडी खुली थी। शायद तभी मालकिन भाग गई होगी। वन सर्वेंट भाग्य से कहता है, साहब पुलिस को खबर करें क्या? भाग्य, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि वह कहाँ गई होगी। 20 भाग्य का गुस्सा। श्री के पास ना तो पैसा था और न ही उसे यह पता था कि वह कहाँ है। भाग्य के घर से भागने के बाद श्री पैदल अपने घर का रास्ता ढूंढने निकल पड़ी। बहुत ढूंढने के बाद उसे मेन सड़क नजर आई और वह सीधे अपने घर की तरफ चल दी। श्री रात के करीब 1:30 बजे घर से भागी थी और उसे अपने घर पहुंचने तक सुबह के 7 बजे बज गए थे। श्री इतनी देर चलती ही रही थी, वो काफी ज्यादा थक गई थी। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने बहुत मुश्किल से डोरबेल बजाई। कुछ ही देर में उसकी मामी ने दरवाजा खोला। वह श्री को सामने देखकर हैरान हो गई। तू यहाँ क्या कर रही है? श्री, मामी मुझे अंदर आने दीजिए, मुझ में खड़े होने की हिम्मत नहीं। मामी, हाँ तो यहाँ क्यों मर रही है? जा अपने पति के घर जाकर मर। श्री, मामी यह क्या कह रही है आप? मैं अपने घर आई हूँ। मामी एंग्री, तेरा घर वह है जहाँ तू अपने यार के साथ गई है। श्री और मामी की बहस से वहां पर चल रहे हैं लोग और आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। श्री, मामी आप जानती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कैसे मेरे चरित्र पर उंगली उठा सकती है? मैंने आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया। मामी, लो सुनो मोहल्ले वालों, ये लड़की दूध की धूली है, इसने कभी कुछ गलत काम नहीं किया। अरे जब गलत नहीं किया तो यूं ही उस लड़के ने इससे शादी कर ली। श्री, मामी मैं नहीं मानती इस शादी को। मामी, तेरी मानने या ना मानने से ये सच तो नहीं बदल जाएगा ना। तूने तो पहले से ही यह सब प्लान किया होगा। श्री, कौन सा प्लान? कैसा प्लान? मामी मैं आप लोगों के कहने से विवेक जी से शादी कर रही। विवेक जी ने जूही से शादी कर ली। इन सब में मैं कहाँ से बीच में आई? तभी एक पड़ोसन, अरे हाँ जूही की मम्मी, हम सब भी तो थे वहां पर। बेचारी श्री तो खड़े खड़े मंडप पर आंसू बहा रही थी। इन सब में श्री की कौन सी गलती है? मामी, अरे मिश्राइन तुम नहीं जानती, ये लड़की बहुत खेली खाई है।
तुम इसके झूठी आंसुओं पर मत जाओ। वह तो मगरमच्छ के आंसू थे लोगों को दिखाने के लिए, इसकी सच्चाई तो कुछ और ही थी। श्री, तो आप ही बता दीजिए मामी, ऐसी कौन सी सच्चाई है मेरी जो मुझे ही नहीं पता। मामी, अगर तुम मेरे ही मुंह से सुनना चाहती हो तो ठीक है, लो सुनो। सुनो दुनिया वालों, ये जो मेरी भांजी श्री है ना, इसे तुम लोग जितना गाय समझते हो उतनी है नहीं। कल रात इसकी जिस लड़के से शादी हुई, पता है वह कौन है? सभी लोगों में खुसर पुसर बातें होने लगी। मामी ने आगे कहा, अरे वह कोई मामूली इंसान नहीं है, दुनिया की सबसे महंगी घड़ी कंपनी का मालिक भाग्य जयदेव है। जितनी हैरानी लोगों को नहीं हुई उससे ज्यादा हैरानी तो श्री को ये सुनकर हुई थी। फ्लश्ड। मामी ने आगे कहा, और आपको क्या लगता है इतना बड़ा आदमी इस बेसहारा अनाथ लड़की से क्यों शादी करेगा? वह भी तब जब इसे किसी ने मंडप पर छोड़ दिया हो। इसका उसके साथ पहले से ही चक्कर था। अरे ये तो शादी वाली रात सारे गहने लेकर अपने यार के साथ भागने वाली थी, और बेचारा मेरा दामाद जो इससे शादी के सपने सजा के बारात लेकर आता, उसकी तो पूरी दुनिया में थू थू हो रही होती। वह तो शुक्र है मेरी जूही को इसके चाल के बारे में पहले से पता चल गया, और उसने विवेक की जिंदगी खराब होने से बचा ली। लोगों में श्री को लेकर खुसर पुसर होने लगी। वहां पर श्री के चरित्र को लेकर बात उठ रही थी। श्री के लिए ये सब सुनना बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो हताश परेशान रोती हुई मामी से कहती है, श्री, मामी आप अच्छे से जानती है ये सब सच नहीं है। भगवान के लिए मुझ पर इतना गंदा इल्जाम मत लगाइए। क्राइंग, आज तक आपने मुझ पर जितने भी जुल्म किए हैं मैंने कभी आपसे किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं, पर इस तरीके से दुनिया वालों के सामने मेरी चरित्र पर उंगली मत उठाइए। मामी पाउटिंग, बदचलन लड़की, क्या कहा हम तुझ पर जुल्म करते हैं? उसे ऐसा कहते हुए जैसे ही मामी श्री को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, उनका हाथ हवा में ही रह जाता है। वह सामने देखती है तो मामी की तो जैसी हवायां ही उड़ जाती है। फ्लश्ड, क्योंकि आपकी आंखों में अंगारे लिया भाग्य उनके सामने खड़ा था। उसे वहां देखकर श्री और सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। भाग्य इस समय बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। भाग्य एंग्री, जिस लड़की के सामने मैंने कभी ऊंची आवाज नहीं उठाई, आप उसके ऊपर हाथ उठाने जा रही थी। भाग्य श्री की तरफ पलटता है। पेंसिव फेस श्री अपनी नजरें नीचे करके खड़ी थी। भाग्य, अगर मायके ही आना था तो बता के आती। भाग्य मामी और मोहल्ले वालों से कहता है, यहाँ कौन है जिसने मेरी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठाई? आप किसी की बोलने की कोई हिम्मत नहीं थी। उनके सामने खड़ा भी तो भाग्य जयदेव था, जो एक इंसान को उनके खानदान के समेत खरीद सकता है, उससे पंग लेना कौन चाहेगा? भाग्य पाउटिंग, क्या बात है, अब तक तो आप बहुत ही शौक से मेरे पत्नी की बुराइयां गिन रहे थे, उसे कैरेक्टर लेस बता रहे थे। अब एक साथ सबकी जबान बंद हो गई। श्री कैसी है और कैसे नहीं यह मुझे आपसे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है वह कैसी है। मैं श्री से सिर्फ एक ही बार मिला हूँ, और उसी एक मुलाकात में ही मैंने ये जान लिया था कि श्री बहुत सीधी और सुलझी हुई लड़की है। पर आप लोगों के बीच तो वह पली बड़ी है, और आप लोग उसी के कैरेक्टर पर सवाल कर रहे थे। भाग्य के ऐसा कहने पर सब लोगों की नज़रें झुक जाती है। भाग्य मामी की तरफ पड़ता है और उनसे कहता है, हाँ तो मेरी प्यारी सासू माँ, क्या कह रही थी आप श्री के बारे में? मामी की तो जैसे घी ही निकल रही थी। वाह, मैं कहाँ कुछ, मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। भाग्य, मेरे कुछ सुनने में आ रहा था कि गहने लेकर भाग गई। मामी, वहाँ गहने? हाँ मतलब भागी नहीं, मेरा मतलब गहने जो श्री के ही वो दरअसल हमने जूही के लिए। पर कोई बात नहीं, श्री भी तो हमारी बेटी ही है ना। भाग्य, सासू माँ आप मुझे तो अच्छी तरह से जानती है ना। मामी, आपको कौन नहीं जानता, आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है। भाग्य, तो आपको लगता है कि मेरी इतनी हैसियत है कि मैं अपनी बीवी को गहने दिला सकूं? तारांकन, लाइक, कमेंट, शेयर। स्टोरी को लाइक, थम्स अप का चिन्ह जरूर करिए। आज का एपिसोड कैसा लगा
मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। स्माइल। आपका एक कमेंट मुझे आगे के लिए प्रोत्साहित करता है। आई